हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का ये फ्लैग वाला क्वेश्चन है ना, ये फ्लैग वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे अपना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस के टफ वाले प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े थोड़े देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, सीबीएसई 2012 में पूछा गया सवाल है। सीबीएसई 2012 में पूछा गया सवाल है और क्या बोल रहा है कि द शैडो ऑफ a tower standing on a level ground is found to be 30 मीटर longer when the sun's altitude is 30 डिग्री। अब यहां पर जो लफड़ा है ना, वो आपको मीनिंग नहीं पता है कि सन्स एल्टीट्यूड का क्या मीनिंग होता है ना। सन्स एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है ना। तो पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, सो पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्स एल्टीट्यूड। देख लीजिए, सन्स एल्टीट्यूड, सन्स एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। मान लो यहां पर सन है, ठीक है ना, मान लो ऐसे सन है, ठीक है, और ये कोई ग्राउंड है, ये अपना अर्थ है। सो दिस इज योर अर्थ ग्राउंड। सो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। सो दिस इज योर ग्राउंड। ऑब्जर्वर कहीं बैठा हुआ है ग्राउंड पे। सो ग्राउंड से ऑब्जर्वर जब सन को देखेगा, है ना, तो कुछ ऐसा देखेगा, इस तरह से, है ना। तो जो सन की एंगल ऑफ एलिवेशन होगी, लेट से दिस इज योर ऑब्जर्वर, दो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, सो दिस इज योर थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन, और यही एल्टीट्यूड है, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, एज सीन बाय द ऑब्जर्वर फ्रॉम द ग्राउंड इज द एल्टीट्यूड ऑफ द सन। तो मान लो थोड़ी देर के बाद जो सन है वो कहीं यहां चला आया, सन जो है वो थोड़ी देर के बाद कहीं यहां चला आया, है ना। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होगा भाई। अब सन का एल्टीट्यूड किसको डिफाइन करेंगे, तो अब ये होगा सन का एल्टीट्यूड। सो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है ना। और सन का एल्टीट्यूड इस बार क्या होगा, ये वाला एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन। सो अलग अलग डे के टाइम पे, है ना, अलग अलग टाइम पर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द अर्थ अलग अलग होगा, और वही सन का एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे ये कहेंगे कि सर एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना। एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। भाई सन जो है ना बहुत हाई डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, तो आप उस डिटेल में मत जाइए, मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक है ना। तो सन का एल्टीट्यूड का मतलब मैं ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन क्या कर रहा हूं, सन का एल्टीट्यूड का मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं उसको, ठीक है ना। अब मैं इसको बताने जाऊं एंगल अप्रोक्सीमेशन से कि देखो ये जब सन जो है, सन बहुत दूर है, बहुत दूर है सन, तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो है, ये जो लाइन ऑफ साइट है, ये नियरली जो लाइन ऑफ साइट है, ये नियरली क्या है, वर्टिकल है। नहीं समझ में आया, तो अब उतना बताने का मेरे पास समय नहीं है, ठीक है ना। तो सन्स एल्टीट्यूड को सिंपली एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, है ना, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एज seen by an observer from the ground, from the ground is called sun's altitude, sun's altitude। समझ में आया। सो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर सन अलग अलग पोजीशन पर होगा। तो अगर ऑब्जर्वर को मैं फिक्स कर दूं तो थोड़ी देर में सन यहां है, कहीं थोड़ी देर में सन यहां होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, है ना।
सो अलग अलग टाइम पर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होना है, अलग अलग होना है। समझ में आई बात? सो इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun as seen by an observer from the ground is called sun's altitude. At different time sun's altitude will be different because sun का position जो है वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मतलब लगातार क्या है, बदल रहा है। सो सीधा सन्स एल्टीट्यूड का मतलब समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा हूं, किसकी, सन की। तो सन की एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब सन का एल्टीट्यूड। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। ठीक है, हो गया। तो आइए हम अपने सवाल पे चलते हैं वापस से। क्या बोला है? द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree। सीधा सीधी बात है, आपको ग्राउंड बनाना पड़ेगा। सो ये रहा ग्राउंड, दिस इज योर ग्राउंड, ठीक है। ये रहा कोई टावर, टावर है, मुझे नहीं पता शैडो ऑफ द टावर, टावर ये रहा, ये है टावर, मान लीजिए टावर ये है ना, दिस इज योर टावर, ठीक है, ये टावर है। क्लियर है? शैडो कब बनेगा? सन कहीं इधर रहेगा, सही है ना। तो सन की जो लाइट है ना, वो टावर से क्या होगी, ढक जाएगी। टावर जो है सन के लाइट को पास नहीं होने देगा, है ना। तो सन की जो लाइट है, जो सन है अपना, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है ना। तो ये जो सन है अपना, है ना, ये जो सन है, सन की जो लाइट है वो लाइट यहां से दिस इज योर थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। इस तरीके की कहानी होगी, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, सन से जो भी लाइट आ रहा होगा, जो लाइट इस तरह आ रहा होगा इधर, ये सब लाइट क्या होंगे, ये सारे लाइट पास नहीं होंगे बिल्डिंग से, ठीक है। सो सन से जो लाइट पास हो रही होगी वो बिल्डिंग के जस्ट टॉप को छूते हुए पास हो रही होगी, सही है ना। इधर वाले लाइट क्या है, इधर वाले लाइट सारे पहुंचेंगे इधर, सारे इधर पहुंचेंगे। तो इधर जो होगा वो शैडो नहीं बनेगा, इधर एरिया होगा, ब्राइट एरिया होगा। और चूंकि इतना ये जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, यहां तक जो लाइट है ये सारी लाइटें पास नहीं होंगी। तो ये जो इलाका है ये वाला, ये पूरा का पूरा इलाका जो होगा, ये पूरा का पूरा इलाका डार्क होकर रखा होगा। सो ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज योर शैडो वाला एरिया। समझ में आया? दिस एरिया इज योर शैडो वाला एरिया। सो ये एरिया शैडो का एरिया है, दिस इज द शैडो एरिया। ये जो ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं, ये शैडो है। सो ये शैडो है, ठीक है, ये शैडो है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट यहां तक पहुंच रही थी। जब लाइट यहां तक पहुंच रही थी, लाइट यहां तक पहुंच रही थी, देखो दोनों केस में, देखना, जब लाइट जो है सनलाइट यहां तक पहुंच रही थी, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, ये था 60 डिग्री। थोड़ी देर के बाद जो सन होगा, सन का पोजीशन थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ होगा, सन का पोजीशन शिफ्ट हुआ होगा, तो लाइट रे जो होगी वो थोड़ी सी और स्लैंट गिर रही होगी। तो जो लाइट पहले यहां पहुंच रही थी, अब वो लाइट यहां से पहुंचना स्टार्ट करेगी, मतलब ये भी शैडो का एरिया हो गया, है ना। तो पहले शैडो बन रहा था इतना, लेट से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, है ना, दिस पॉइंट इज सी और दिस पॉइंट इज डी। तो पहले जो शैडो था, पहले शैडो इतना ही बन रहा था भाई, ये शैडो बन रहा था पहले, पहले शैडो ये बन रहा था जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। बोला है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन शैडोज सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो शैडो जो है पहले x बन रहा था, अब 30 प्लस x बन रहा है। जब 60 डिग्री पर था तो शैडो का जो लेंथ था x था, x, ठीक है। अब जैसे ही सन्स की एल्टीट्यूड 30 डिग्री हुई, मतलब सन्स का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, सन का 30 डिग्री हुआ, तो शैडो की जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ गई, और ये कितनी हो गई, दिस बिकम्स 30 प्लस x। दिस इज योर क्वेश्चन, खत्म। मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया कि मान लो हाइट ऑफ टावर h है,
लेट से हाइट ऑफ टावर इज h। h क्या बोला है मैंने, सॉल्यूशन देख लो क्या बोला मैंने, h क्या बोला, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, सही है ना। x क्या है, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, ठीक है। और जैसे ही सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री हुआ, लेंथ शैडो की बढ़ गई, है ना। और ये एल्टीट्यूड क्यों चेंज हुआ होगा, क्योंकि पहले हम यहां पे थे और यहां से सन को हम डायरेक्टली देख सकते थे। अब क्या है, अब क्या है, सन जो है थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, तो उसकी जो रे है इस टॉप को टच करते हुए थोड़ी और इंक्लाइन हो जाएगी। मतलब अब मुझे यहां जाकर के जो शैडो है, अब वो ये इतना दूर आगे बढ़ गया, मतलब ऑब्जर्वर अब यहीं से सन को देख पाएगा। ऑब्जर्वर यहां से या इसके इधर से सन को देख सकता है, यहां से या इसके इधर से सन को देख नहीं सकता, क्योंकि इधर कोई भी लाइट फॉल नहीं हो रही है, ठीक है। तो x प्लस 30 क्या है भाई, x प्लस 30 क्या है, x प्लस 30 क्या है, यहाँ पे x प्लस 30 है सर, x प्लस 30 क्या है, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। खत्म। क्वेश्चन में बोला है कि भाई जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था तो उसकी जो परछाई थी वो 30 मीटर ज्यादा लंबी थी। मतलब जब 60 डिग्री था, अगर उस समय शैडो का लेंथ x था, तो 30 डिग्री पर शैडो का लेंथ क्या होगा, x प्लस 30। समाप्त हो गया क्वेश्चन, सॉल्व कर लेते हैं। पहला ट्राइंगल कंसीडर कर लो 60 डिग्री वाला। सो ट्राइंगल किसमें, ABC, ट्राइंगल ABC कंसीडर किया। आप समझ रहे होंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं tan 60 क्या लिखूंगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका h अपॉन x। सो यहां से मुझे पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, h निकालना है। मतलब मैं रिमूव कर लूंगा, तो यहां से h निकाल लो, क्या आ गया, h इज x tan 60। सिंपल कहानी है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सही है। अगला ट्रायंगल कौन सा कंसीडर कर लो भाई, जिसमें 30 डिग्री हो। 30 डिग्री में कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD। जैसे ही कंसीडर करूंगा देखना क्या आएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना, h अपॉन कितना, x प्लस 30। सो यहां से h कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट x प्लस 30 tan 30, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों h बराबर हैं, दोनों h रिप्रेजेंट कर रहा हाइट ऑफ द टावर को। सो क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल गया हमें, देखो x tan 60 डिग्री बराबर x प्लस 30 इंटू tan 30 डिग्री। यहां से देख लीजिए x tan 30 कितना, √3 बराबर कितना, x प्लस 30 और इंटू कितना 1/√3। tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, √3 का स्क्वायर x बराबर x प्लस 30 डिग्री। सो यहां से सॉल्व कर लो, कितना आ गया, ये सॉल्व करने पर कितना आ गया, 3x माइनस x बराबर 30 डिग्री। सॉरी 30 डिग्री क्यों, 30 है ना, 30 डिग्री क्यों लिख रहा हूं मैं, 30 डिग्री क्यों लिख रहा हूं, 30 ना, x प्लस 30 है ना, तो कितना आ गया, 2x बराबर कितना आ गया, 30 मीटर है ना, 2x बराबर आ गया आपका 30। सो x कम्स आउट टू बी 15 मीटर। सो x की आ गई वैल्यू 15 मीटर। सो h निकालना था, h बराबर, h इज द हाइट ऑफ द टावर, कितना आ जाएगा, x, h इज इक्वल्स टू x tan 60 डिग्री। सो h बराबर कितना आ गया, 15 इंटू √3, इतना मीटर आंसर है आपका। अगर आप इसको और चेक करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू ये ले लीजिए आप, 15 इंटू 1.732। सो चेक कर लीजिए जो भी आएगा, है ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, मैं 15 √3 पे समाप्त कर रहा हूँ। सो ये आंसर है आपका 15 √3 मीटर इज योर आंसर। √3 की वैल्यू हमेशा याद रखिए 1.732। और अगर बोला है, बोल दिया है अगर क्वेश्चन में, है ना,
अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि टेक √3 बराबर 1.732, तो आपको वैल्यू लेनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। सो h बराबर कितना आ गया 15 इंटू 1.732। सो करो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 15 दूना 30, 3 45, 3 48, 8 4 सो h इज कितना 25.98 मीटर इज योर आंसर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। सो क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना। एक बार सन का एल्टीट्यूड, और सन का एल्टीट्यूड क्यों बदलेगा, क्योंकि सन पहले यहां थी, थोड़ी देर के बाद, है ना, थोड़ी देर के बाद जो सन है वो कहीं ऐसे आ जाएगी, है ना, इस पोजीशन पे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी सन, सन ऐसे आ जाएगी। सो पोजीशन सन का, ये पोजीशन जो है ना वो बदल जाएगा। सो जैसे ही सन का पोजीशन बदल जाएगा, सन का एल्टीट्यूड बदल जाएगा। सन का एल्टीट्यूड बदल जाएगा, पहले रे ऐसे सीधे आ रही थी तो केवल इतना एरिया शेडेड था, ये पूरा एरिया लाइटेड था ना, ब्राइट था। अब जैसे ही थोड़ी सी स्लैंट हो गई, अब तिरछी गिरेगी, अब ये और तिरछी गिरेगी, और तिरछी गिरेगी, तो इधर का एरिया ब्राइट होगा और इधर का एरिया क्या होगा, शेडो होगा, डार्क होगा। क्लियर है, बहुत आसान सा सवाल था, छाप लीजिए। चलिए हो गया। आइए अब एक सवाल और करते हैं, बढ़िया सवाल, है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने पहले भी करा रखा है, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप इससे कंपेयर करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप जो है, कहां गया, इस क्वेश्चन से कंपेयर करने का प्रयास कीजिएगा, इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में आपको डेटा दे रखा था 5 मीटर, h मीटर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, ये सब दे रखा था, तो आपको डर नहीं लगा। अब इसी को 60 और 30 के जगह अल्फा बीटा बोल रखा है ना, और ये डेटा दिया हुआ नहीं है, कुछ सब सारा जनरल डेटा है, जनरल एच डी एक्स वाई अल्फा बीटा इनके टर्म में, तो देखिए आपको डरने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल है, पर जनरल डेटा दिया हुआ है ना। सो जनरल डेटा दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करके ट्राई कीजिए, आपका डर खत्म हो जाएगा। क्या बोला है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लीजिए भाई, बना लो हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, देखिए ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लिया। अब वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पर एक वर्टिकल टावर खड़ा करना है। सो इस पर एक मैंने वर्टिकल टावर खड़ा कर दिया। ये रहा वर्टिकल टावर, ये रहा आपका वर्टिकल टावर। डायग्राम बनाने में 2 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगता है। सो ये डायग्राम है ना। आगे, इज सरमाउंटेड बाय का मतलब बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ एट हाइट h हाइट का फ्लैग स्टाफ है, कितना है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। फ्लैग स्टाफ का मतलब फ्लैग का पोल। सो एक फ्लैग का पोल भी बना लीजिए। सो इस पर एक फ्लैग का पोल है, इस तरह से। सो इस तरह से एक फ्लैग का पोल है। सरमाउंटेड का मतलब इसके छत पर टिका हुआ ऐसा एक पोल है। ये रहा फ्लैग स्टाफ, ठीक है ना। और इस फ्लैग स्टाफ से, इस फ्लैग स्टाफ से, है ना, झंडा हमारा, ये रहा फ्लैग, दिस इज द फ्लैग, ठीक है। और इस फ्लैग स्टाफ की जो हाइट दे रखी है, दिस हाइट इज गिवन एज, ये जो हाइट दे रखी है, दिस हाइट गिवन इज h। ये वाली हाइट h दे रखी है कि भाई फ्लैग स्टाफ का जो हाइट है, जो ये पोल का हाइट है, वो कितना है, पोल का हाइट h है। और कहां सर माउंटेड है, कहां पर टिका हुआ है, कहां पे ये है फ्लैग स्टाफ है, कहां पे, छत के टॉप पे। सो h हाइट दिया हुआ है किसका, h हाइट किसका है भाई, फ्लैग स्टाफ का। बोला है एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। बॉटम एंड टॉप, मान लो ओरिजिन यहां था या ऑब्जर्वर यहां था, लेट से दिस इज योर ऑब्जर्वर, ठीक है। वो ऑब्जर्वर इस फ्लैग स्टाफ के, इस फ्लैग स्टाफ के
पहले किसको देखता है, बॉटम को, देन टॉप को। तो बॉटम को देखेगा तो इस फ्लैग स्टाफ का ये रहा बॉटम, और इस फ्लैग स्टाफ का ये रहा टॉप। दिस इज द टॉप एंड दिस इज द बॉटम, ठीक है। सो ये रहा फ्लैग स्टाफ का टॉप एंड बॉटम। बोला है कि एट द पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। लैंग्वेज समझिएगा, अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो अल्फा पहले किसको देखा है, पहले देखा है बॉटम को। तो बॉटम को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दिस इज अल्फा। और फिर किसको देखा है भाई, फिर देखा है टॉप को, मतलब टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है, तो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा। आई थिंक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, मान लो कि टावर की हाइट कैपिटल एच है, ठीक है। मान लो कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द टावर। मैं लिख रहा हूं मैं, है ना। लेट्स से सॉल्यूशन देखिएगा, कितना आसान सा सवाल था। सो लेट्स से कैपिटल एच जो है वो क्या है, हाइट ऑफ टावर है। हाइट ऑफ क्या है भाई, टावर है। मैंने लिख दिया कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अच्छा, स्मॉल एच क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एच रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, है ना, मतलब लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, है ना, या लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ बोल लो, या हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ बोल लो, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का मतलब फ्लैग का पोल, है ना। सो ये जो पोल है इसकी लंबाई दे रखी है स्मॉल एच, है ना। अल्फा बीटा आपको दे रखा था, अल्फा जो है बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है और बीटा टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑब्जर्वर है कहां, ग्राउंड पर, ग्राउंड पर है, बोला है ना ऑब्जर्वर ऑन द प्लेन, प्लेन का मतलब ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है। सो ग्राउंड से इसको देख रहा है बॉटम को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है अल्फा, और टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है बीटा। मुझे नहीं पता, नाम दे दीजिए, इसको बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए आप P, इसको बोल दीजिए Q, इसको बोल दीजिए R, और इसको बोल दीजिए O। O तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। खत्म हो गया सवाल, देखिए सवाल खत्म हो गया। सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल कौन सा उठाएंगे सर, जो अल्फा वाला एंगल है। सो अल्फा एंगल इस छोटू ट्रायंगल का एंगल है ना। सो ये छोटे वाले ट्रायंगल का अल्फा है। सो क्या लिखोगे, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, क्यू आर ओ, है ना। सो क्यू आर ओ, सो ट्रायंगल क्यू आर ओ जैसे ही आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, है ना। ये है एंगल अल्फा, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज ओ। देखिए ध्यान से, ये रहा, दिस हाइट इज एच, सही है। अच्छा, क्या मैं इसको एक्स बोल दूं, क्या मैं इसको एक्स बोल दूं कि भाई फुट ऑफ द टावर से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कितना है, लेट से एक्स है ना। यहां पे लिख दूं, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल दो, ज्यादा बढ़िया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, सही है। सो क्या लिखोगे बाबू बताओ, tan अल्फा क्या लिखूं मैं, tan अल्फा क्या लिखूं सर, tan अल्फा कुछ नहीं होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा h बाई एक्स। सो क्या यहां से आप x निकाल सकते हैं बच्चे, हाँ निकाल सकते हैं सर, h बाई tan अल्फा। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, नाउ अगला ट्रायंगल कौन सा कंसीडर कर लेंगे आप, ट्रायंगल कौन सा, पी आर ओ। सो ट्रायंगल पी आर ओ कंसीडर कर लीजिए, पी आर ओ कंसीडर कर लीजिए, कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा। सो ये बनेगा आपका पी आर ओ, और ये एंगल होगी कितनी, दिस एंगल इज योर बीटा, बीटा एंगल है पी आर ओ, ये एंगल बीटा है। तो पी आर की हाइट टोटल कितनी होगी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। सो ये जो कितनी है टोटल डिस्टेंस, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, और ये क्या है एक्स। तो क्या है ये बताओ, दिस इज tan बीटा बराबर कितना, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन एक्स। सो यहां से एक्स क्या आ जाएगा,
कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बाई कितना tan बीटा। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखिए भाई, मुझे तो x बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, कहीं x इंट्रोड्यूस नहीं किया है, हमें तो आंसर लाना है tan अल्फा, tan बीटा, tan अल्फा और स्मॉल h के टर्म में। तो चलिए फ्रॉम 1 and 2, सही है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिए क्या हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 देखो क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों x सेम है, सो मैं लिख सकता हूं h बाई tan अल्फा बराबर h प्लस स्मॉल h बाई tan बीटा। ठीक है, अब कैसे सर, अब कैसे करोगे, देख लो, कैपिटल H बाई tan अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाई tan बीटा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और देखिए फिर सवाल सिंपल सा है। सो क्या आ गया ये देखो, थोड़ा इसको ओपन करते हैं, देखो क्या आएगा, कैपिटल H बाई tan अल्फा बराबर, इसको ओपन करो तो क्या आएगा h बाई tan बीटा। या एक काम करते हैं ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कहते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम को गड़बड़ करेंगे, है ना, इससे अच्छा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो इसको मिटा रहा हूं मैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन से बचना है अपने को, है ना। सो ये क्या बनेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, h इंटू टैन बीटा बराबर कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, h प्लस स्मॉल h इंटू कितना, दिस विल बी टैन अल्फा। सो क्या आ गया ये देखो जरा, ये आ गया h इंटू टैन बीटा बराबर कितना, h इंटू टैन अल्फा प्लस स्मॉल h इंटू टैन अल्फा। खत्म हो गया, कैपिटल H वाले को एक तरफ लेके जाइए, देखिए क्या बन रहा है। सो दिस विल बी व्हाट, ये आ गया कितना, कैपिटल H टैन बीटा माइनस कैपिटल H टैन अल्फा बराबर कितना आ गया, स्मॉल h टैन अल्फा। देखो जनरेट होने लगा, कैपिटल H जनरेट होने लगा भाई, स्मॉल h टैन अल्फा जनरेट हो गया, टेक कैपिटल H कॉमन, सो कैपिटल H इंटू क्या बनाइए, दिस बिकम्स टैन बीटा माइनस टैन अल्फा बराबर कितना आ गया, h टैन अल्फा। सो कैपिटल H यहां से क्या आ गया भाई, यह आ गया h टैन अल्फा अपॉन, देखिए ये क्या बन गया, टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। कितना सिंपल सा सवाल था और मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। कैपिटल H है क्या, हाइट ऑफ द टावर, क्या बोला है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। सो H इज द हाइट ऑफ द टावर एंड हाइट ऑफ द टावर कम्स आउट टू बी कितना आया, हाइट ऑफ द टावर h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। प्रूफ, कितना आसान सा सवाल था। देखो ना, जो 11 नंबर सवाल था ना, 11 नंबर में इस अल्फा बीटा इन सब की वैल्यू दे रखी थी, है ना, अल्फा की वैल्यू दे रखी थी, बीटा की वैल्यू 60 30 ऐसा कुछ दे रखा था, इसको बोल रखा था 5 मीटर, तो तुमसे कितना आराम से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना, कितना आराम से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लेकिन यही अगर अल्फा बीटा के टर्म में दे देता है तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। कुछ नहीं भाई, इसको बोलते हैं जनरल, जनरल करना, जनरल अल्फा बीटा एच कैपिटल H स्मॉल h के टर्म में लिखना, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रूफ, छाप लीजिए। चलिए हो गया, अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। A man is sitting at a height of 20 मीटर लॉन्ग ट्री, ठीक है, ट्री पर बैठा है, हाइट ऑफ 20 मीटर लॉन्ग ट्री, ट्री की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर का पेड़ है, सिचुएटेड ऑन ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ ए रिवर। कोई रिवर होगी, उस रिवर पे क्या होगा, एक एक क्या होगा भाई, उस रिवर पे, मान लो ये रिवर है ना, ये रिवर है, ऐसा रिवर है, ये पूरा का पूरा पानी का एरिया है ना। सो इस रिवर पर ऐसे कोई रिवर है ना, इस रिवर पर एक पेड़ है, कितना ऊंचा पेड़ है, सो पेड़ का जो हाइट है वो कितना है भाई, सो हाइट ऑफ द ट्री इज 20 मीटर। सो ये रहा आपका, ये देख लीजिए, ये है 20 मीटर की हाइट, दिस इज योर 20 मीटर की हाइट, खत्म कहानी।
ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? ऑब्जर्वर सर यहां बैठा है, यहां ऑब्जर्वर यहां बैठा है सर, ये रहा ओ। सो दिस इज योर ऑब्जर्वर ओ। ओ, क्या आप एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं? क्या आप एक रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं ओ से पास होता हुआ? यस सर, बिल्कुल बना सकते हैं। सो ये रहा सर रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन। खत्म कहानी, है ना? ये नीचे पानी है, नीचे पानी है, इस पानी में इसको थोड़ा सा ना मिटा देता हूं मैं, और थोड़ा शुद्ध डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बन जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, है ना? ठीक, सो इस तरह की कहानी है, ठीक है। आइए, अब बोला है 20 मीटर हाइट पे बैठा है, नीचे पानी है, पानी में कोई आइसलैंड है, उसके ऊपर 20 मीटर का ट्री है, उसके ऊपर ऑब्जर्वर बैठा है। ऑब्जर्व्स टू पोल्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द टू बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फिट ऑफ द पोल, पोल होगा कोई, कोई पोल होगा, एक पोल इधर कहीं ऐसा होगा और एक पोल इधर कहीं ऐसा होगा, होगा। मुझे उसके फिट से मतलब है, मुझे क्या है, इस पोल के फिट से मतलब है। फिट तो मान लो एक पोल यहां पर था, एक पोल का फिट यहां है, और एक पोल का फिट का मतलब फुट ऑफ मतलब कि बॉटम, है ना? तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। सो इस पोल का फुट, एक फुट ये है, एक फुट ये है, मतलब एक पोल पी यहां है और क्यू यहां है भाई, है ना? क्या बोलता है, ऊपर से इसके फुट को देखता है, यहां पर एक टावर खड़ी है भाई, यहां पर एक टावर खड़ी है, ठीक है, यहां पर एक टावर खड़ी है। ऑब्जर्वर टावर के फुट को देख रहा है, ऑब्जर्वर टावर के फुट को देख रहा है, यहां भी एक टावर खड़ी है, ऑब्जर्वर टावर के फुट को देख रहा है। तो मैंने ये टावर की हाइट नहीं बनाई, केवल दोनों का फुट बना दिया कि पी और क्यू क्या है, दो पोल्स हैं, दो पोल्स के फुट हैं जो कि अपोजिट टू ईच अदर हैं, ठीक है। चलो बनाओ, इसका एलिवेशन कैसा बनेगा देखते हैं, कैसा बनेगा। सर यहां से डिप्रेशन बनाना है, सो एक डिप्रेशन ऐसा बनेगा, और सर एक लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा सर, इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा सर, और इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा सर। बात खत्म। P एंड Q आर टू पोल्स, दो पोल ऐसे खड़े हैं, मैं तो बस उसके फुट को देख रहा हूं, तो उसके फुट को मैंने लोकेट कर दिया कि P एंड Q आर द फुट ऑफ टू पोल्स, P एंड Q आर द फुट ऑफ टू पोल्स। सॉल्यूशन, P एंड Q आर फुट ऑफ टू पोल्स, टू गिवन पोल्स। खत्म, टू गिवन पोल्स। अब क्या बोला है, क्या बोला है आपको, observe two poles directly opposite to each other on the two banks of the river if the angle of depression of the foot of the poles from a point at which man is sitting on the tree on either side of the river are 60 degree 30 degree। अब आप मान लीजिए जो नजदीक होगा, मान लिया कि ये वाला था कितने पर 60 डिग्री, और ये कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो मैंने मान लिया कि भाई ये डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री है। आप क्या कीजिए, आप इसको 60 तो इसको 30 मानना पड़ेगा। एक का डिप्रेशन 60 है, एक का 30, इसका मतलब है कि एक फुट ऑफ द ट्री के पास होगा, एक पोल ट्री के नजदीक होगा, और एक पोल ट्री से दूर होगा। मतलब जो आइसलैंड है ना, उससे एक किनारा नजदीक पर है और दूसरा किनारा दूर है, यही तो मतलब है ना। अच्छा, बोला है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मुझे नहीं पता, ओ इसको बोल देता हूं एम, ठीक है, ये है 90 डिग्री, ठीक, तो ये भी कितना 90 डिग्री। सो विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा, मान लो कि एम से इस पोल के फुट का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, सही, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है कितना है, मान लो कि डी है, क्या दिक्कत है ना। मान लिया एक्स क्या है, फुट क्यू के, क्यू जो पोल है ना, क्यू पॉइंट है, उसका डिस्टेंस कहां से, एम से, है ना। तो यही तो पूरा विड्थ ऑफ द रिवर हुआ, दिस इज योर विड्थ ऑफ रिवर, ये पूरा ही तो क्या हो गया, विड्थ ऑफ रिवर ही तो हो गया, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। कहां से कहां का डिस्टेंस सर, पी से क्यू का डिस्टेंस। कॉमन सेंस, अगर ये 60 डिग्री तो भाई मेरे ये भी 60 डिग्री,
अगर ये 30 डिग्री तो क्या होगा, ये भी। सर मैंने ना इसको 30 नहीं, इसको 60 माना है, इसको 30 माना है, मान ले तो ये 60 होगा, ये 30 होगा, आंसर तब भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो कर लो भाई, ये डायग्राम था। क्वेश्चन ट्रायंगल कौन सा दिखा आपको? सो एक ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल कौन सा, ओ एम पी, ट्रायंगल ओ एम पी देख लीजिए, क्या आ गया ट्रायंगल ओ एम पी? ओ एम पी आ गया कितना, tan 30 डिग्री ओ एम पी, ये छोटू ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल। सो कितना आ गया 20/d, नहीं, सो दिस इज नथिंग बट 20/d। तो d कितना आ गया बच्चा, दिस कम्स आउट टू बी 20/tan 30। इसका मतलब ये आ गया 20/1/√3। इसका मतलब आ गया d कम्स आउट टू बी कितना, 20 × √3 मीटर। कितना सिंपल था। सो d आ गया है। अब इस ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, इस ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, इस ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल भाई, ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, कौन सा ट्रायंगल को पकड़ लूं सर, कौन से ट्रायंगल से अब जाऊं, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, उधर वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कौन सा, ओ एम क्यू, ट्रायंगल ओ एम क्यू, ट्रायंगल ओ एम क्यू को कंसीडर कर लो। और यहां से क्या आ गया बच्चा, क्या आ गया बताओ सर, यहां से तो tan 60 लगाने का मन हो रहा है, क्योंकि ये 60 है, सो ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया 20 परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो कितना आ गया tan 60 इज 20/x। तो x क्या आ जाएगा भाई, x विल बी इक्वल टू कितना 20/tan 60 डिग्री। सो कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 20/√3 मीटर। टोटल विड्थ निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। सो लिखिए यहां पे विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू कितना, P से लेकर के, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एक दूसरे के किनारे पर हैं, सो P से Q का डिस्टेंस ही तो होगा। सो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस PQ, दिस इज नथिंग बट, सो क्या आ गया D प्लस एक्स। सो D प्लस एक्स इज द विड्थ ऑफ द रिवर। D कितना है, D है आपका 20 × √3 प्लस, और x कितना है, x इज 20/√3। देख लीजिए कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी, नीचे से एलसीएम ले लीजिए √3, सही है। सर इतना क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो, सिंपल सा एक कैलकुलेशन करो ना सर। क्या करना है सर, इस वाले को √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, चलो रेशनलाइज करना सिखाता हूँ सर। ये जो है ना, इसको आप √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया कितना 20√3 प्लस ये कितना बन गया, ये बन गया 20√3/3। टेक एलसीएम कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 60 √3 प्लस कितना 20√3। सो ये आ गया कितना, दिस कम्स आउट टू बी कितना 80√3/3। सही है, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आंसर लिख दूं, यहाँ पे मैं आंसर लिख दूं D प्लस एक्स है ना। सो यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये आंसर लिख रहा हूं मैं, इसको मैं यहाँ ले जाके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ क्या हो गया भाई, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना आ गया 80√3/3। मतलब ये कितना आ गया भाई 80 बाई, इसको काट पीट मचाओगे तो ये आ जाएगा √3 मीटर। थिंक योर सेल्फ भाई, थिंक योर सेल्फ, कैसे कर दिया 80√3/3 को 80/√3 कैसे लिख दे रहे हो, क्या मजाक चल रहा है भाई, √3 ये √3 का स्क्वायर है, सो कट पिट के 80/√3 आएगा, ठीक है ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन, बहुत आसान सा सवाल था, है ना, केवल लैंग्वेज समझना था आपको। छाप लीजिए। चलिए एक शानदार सवाल, बिल्कुल जबरदस्त सवाल है ना, और ये है आपको, ये रहा सीबीएसई 2010 में पूछा गया सवाल है, सीबीएसई 2017 में पूछा गया सवाल है, थोड़ा तेज सॉल्व करेंगे। बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द लेक इज 30 डिग्री। तो पहले लेक बना लो, चलो लेक बना लेते हैं ना, थोड़ा तेज बनाते हैं इसको, इस डायग्राम को। सो एक लेक है, सो ये रहा लेक, ठीक है। सो ये रहा लेक, सो ये लेक है आपका, अच्छा सवाल है, बढ़िया है ना। सो ये लेक का सरफेस है ना, इधर आपका ये ऐसे पानी भरा हुआ है भाई, ये ऐसे पानी भरा हुआ है नीचे,
नीचे ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, भरा हुआ है तो भरा हुआ है। सो ये है लेक, है ना। अब ये लेक का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ द लेक, दिस इज द सरफेस ऑफ द लेक। बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, क्लाउड कहीं होगा, बादल बना लो, सो कहीं बादल बना ले, सो ये रहा बादल, ठीक है। सो दिस इज द क्लाउड, ठीक है। इस क्लाउड का इमेज जो होगा वो कहीं यहाँ होगा, इस क्लाउड का इमेज कहीं बन रहा होगा, इस क्लाउड का इमेज बिल्कुल बन रहा होगा इसके सीध में, ये क्लाउड, वो क्लाउड है, ये क्लाउड का इमेज है ना। सो ये क्लाउड है, ये क्लाउड का क्लाउड इमेज, नीचे पानी में उसकी परछाई बन रही होगी, है ना। सो ऊपर में क्लाउड था, सो ये था आपका क्लाउड, ये है उसकी परछाई, कहाँ बन रही है भाई, वाटर सरफेस में उसकी परछाई बन रही है। अब देखो जरा ध्यान से, मैं थोड़ी देर में कुछ बताने वाला हूँ, है ना, आराम से समझना, स्टार क्वेश्चन है ये स्टार क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। सुनो ध्यान से, क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक, कहां से देख रहा हूं मैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव, कहां से देख रहा हूं मैं, 60 मीटर अबव द लेक, तो लेक से 60 मीटर ऊपर, सो यहां से मैं कहीं देख रहा हूं, सो यहां से मैं, ऑब्जर्वर कहीं यहां है, दिस इज ऑब्जर्वर ओ, और जो ऑब्जर्वर है वो कितने हाइट पर है भाई, ऑब्जर्वर कितने हाइट पर है, सो सर ऑब्जर्वर जो है वो यहां से, ये जो हाइट है ये है 60 मीटर, सो ये 60 मीटर की हाइट, क्लियर है ना। सो कैसा बनेगा इसका, यहां से सर देखिए ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है, और इसका जो सर एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है वो बादल का कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है सर, 30 डिग्री। सवाल समझ में आया तो बताना, सवाल समझ में आया तो बताना। अरे सरफेस से 60 मीटर ऊपर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है बादल को, तो सरफेस से, कौन सा सरफेस से, लेक के सरफेस से, सो लेक के सरफेस से 60 मीटर ऊपर देख रहा है किसको, क्लाउड को, तो क्लाउड को देख रहा है तो कितने एंगल पर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़िए। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, और यहीं से इसके रिफ्लेक्शन को भी भाई अपना देख रहा है, मतलब ये दोनों का मजा ले रहा है, नहीं, सो इसका तो लिया मजा, है ना, अब इसका भी मजा ले रहा है, इसके इमेज को भी देख रहा है, बादल को देख रहा है और बादल की परछाई को भी देख रहा है, सो ये रहा बादल की परछाई को, ये कुछ ऐसे देख रहा होगा, सही है, सो ये कुछ ऐसे देख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, ये आपका लाइन ऑफ साइट है भाई, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, सो ये एंगल डिप्रेशन कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बताना, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज बताइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 60 मीटर ऊपर से ऑब्जर्वर वो था, उसने क्लाउड को देखा, फिर उसके इमेज को देखा, क्लाउड को देख रहा, क्लाउड ऊपर है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा 30 डिग्री, क्लाउड का इमेज पानी के अंदर है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। आपको बोला फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द वाटर सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, सरफेस ऑफ द लेक से हाइट ऑफ द क्लाउड बताइए, तो आपको लग नहीं रहा कि आपको लग नहीं रहा, आपको लग नहीं रहा ये बात कि सर अगर ये 60 है सर तो क्या ये वाला भी 60 मीटर होगा, यस सर, यहां से ये 60 मीटर होगा, है ना, दिस इज व्हाट, सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक, ये 60 मीटर होगा, ठीक है। और यहां से मान लो एच हाइट के ऊपर बादल है, सो मान लो यहां से कितने ऊपर बादल है, सो यहां से एच हाइट ऊपर बादल है। अब तुम बताओ सरफेस ऑफ द लेक से क्लाउड का हाइट कितना है सर, h + 60, अरे भाई पानी अगर ये है, इफ दिस इज द वाटर सरफेस, है ना, तो वाटर सरफेस जो होगा ना बिल्कुल प्लेन मिरर जैसा बनाएगा, प्लेन, समझना यहाँ पे कंसेप्ट है, प्लेन मिरर जैसा बिहेव करेगा सर, वो फिजिक्स लगाना पड़ेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज थोड़ी सी ऊपर दिखेगी, अरे वो सब बकवास नहीं करना है, वो फिजिक्स में करना है ना, सिंपल मैथ्स में क्या करना है, इट विल बिहेव एज प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में
जितना मिरर से हाइट ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही मिरर से हाइट इमेज की होती है। मतलब वाटर सरफेस से क्लाउड का जो इमेज बन रहा है उसकी हाइट कितनी है, ये कितनी बनेगी सर, यहां से जितना दूर ये है उतना ही दूर यहां से ये है, कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी h प्लस 60 मीटर। कहानी खत्म, यही था। अरे भाई ये बिल्कुल प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करेगा, बिहेव एज प्लेन मिरर, बिहेव लाइक प्लेन मिरर, बिहेव लाइक प्लेन मिरर, है ना। तो वाटर सरफेस से जितने हाइट पर क्लाउड दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, वाटर सरफेस से उतना ही हाइट नीचे क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। सो यहां से ये जो हाइट है वो ये बराबर होगा, सरफेस से जितना बादल ऊपर उतना ही सरफेस से बादल का इमेज नीचे, है ना। सही है सर। रिफ्रैक्टिव, अरे बकवास, फिर से फिजिक्स नहीं लगाना है, मैथ, सिंपल मैथ लगाइए ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। नाम दीजिए ओ पी क्यू आर एस, एस खत्म हो गया। एक ट्रायंगल तो मुझे दिख रहा है ये वाला, सो सर एक ट्रायंगल तो मुझे दिख रहा है, ट्रायंगल पी क्यू ओ, तो देख लीजिए भाई ट्रायंगल, सॉल्यूशन इसका देखिए क्या है, ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू ओ में क्या दिखा हुआ है देखो, हाँ ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ट्रायंगल पी क्यू ओ में क्या है भाई, अगर मैं देखूं तो tan ऑफ 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा, h अपॉन ओ क्यू। सो ये आ गया कितना, h बाई ओ क्यू, तो कितना आ गया यहां से, ओ क्यू कितना आ गया भाई, ओ क्यू आ गया h बाई tan 30। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सही है। अगला कौन सा ट्रायंगल लगाऊं, ट्रायंगल ओ क्यू एस, देखना जरा, ट्रायंगल ओ क्यू एस, देखो भाई ये ट्रायंगल लगाया है ओ क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। सो ये तो ओ क्यू है और ये हाइट कितनी बन गई देखो, ये कितनी हो गई, ओ से एस की हाइट कितनी है 60 एंड एच प्लस 60, तो ये कितना बन गया एच प्लस 120 और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो क्या बनेगा भाई tan 60 बराबर, बता दो जल्दी से सर, tan 60 बराबर बनेगा परपेंडिकुलर कितना है h प्लस 120 अपॉन कितना ओ क्यू। सो यहाँ से सर ओ क्यू आ जाएगा कितना h प्लस 120 बाई tan 60। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, खत्म हो गया। ओ क्यू को जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 देख लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बनेगा, h अपॉन tan 30 इज इक्वल्स टू कितना h प्लस 120 बाई tan 60। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या, कर दो भाई, तुम्हारी मर्जी, कर दो तुम्हारी मर्जी, कितना आ गया h इंटू tan 60, सही है। और सर यहाँ पे ना tan 30 लिखा था, ये लिख लो फटाक से, वैल्यूज बाद में रख लेना। और ये क्या है h प्लस 120, सिंपल है बच्चे, कितना हो गया h इंटू कितना √3 और tan 30 कितना 1 बाई √3, सही है, इज इक्वल्स टू h प्लस 120। सो कितना आ गया, ये आ गया, ये ऊपर जाएगा √3, ये बन गया कितना 3h बराबर h प्लस 120। सो h बराबर कितना आ गया 60 मीटर, h 60 आ गया। h आपको क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक से बताइए, तो बताइए सरफेस ऑफ लेक तो ये है ना भाई, और यहाँ से बादल की हाइट कितनी है h प्लस 60, है ना। सो लिखिए इस बात को, थोड़ा सा इसको अपन शिफ्ट कर लेते हैं, काम आ जाएगा, ठीक है, खत्म हो गई। सो height of cloud, height of cloud from surface of lake is equals to h plus
60 मीटर। भाई यहाँ से कितना ऊपर है बादल? 60 प्लस h ऊपर है, सो 60 h की वैल्यू 60 प्लस 60, सो आंसर विल बी 120। दिस इज आंसर। अब देखिएगा कितना आसान सा सवाल था, बस एक कंसेप्ट था। कंसेप्ट था क्या कि भाई वाटर सरफेस के ऊपर जितना बादल होगा, जितने डिस्टेंस पर होगा, उतना ही वाटर सरफेस के नीचे उसकी इमेज दिखेगी। बात खत्म, सिंपल सा है। सर ये है प्लेन मिरर, ये वाटर सरफेस, यहाँ से 10 मीटर ऊपर बादल है तो इमेज भी 10 मीटर नीचे दिखेगा। बात खत्म। यही कंसेप्ट है इस बादल वाले क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। अब देखिए आपको वैल्यूज दे दिया, वैल्यूज दे दिया तो आपको कितना आराम से आपको समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को देखिएगा अगले में क्या बोला है भाई, अल्फा बीटा का सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और अल्फा बीटा के टर्म में आपको दिया है। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन हैवी लग रहा है, ये क्वेश्चन आपको हैवी लग रहा है कि सर ये तो अल्फा बीटा के टर्म में दिया हुआ है, कैसे करेंगे? अरे भाई बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसा किया है, सेम सवाल है ना। सो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16, और अगले क्वेश्चन नंबर 22 आ गया क्या ये? ठीक है, कोई होमवर्क नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है ना, कोई होमवर्क नहीं है, देख लेंगे बाद में। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये किया है, इसी पर हम अगला सवाल करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी हम 10-15 सवाल और करेंगे और वो बिल्कुल अच्छे लेवल के सवाल होंगे, है ना। इसमें क्या कंसेप्ट था सर, वाटर सरफेस के ऊपर जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही वाटर सरफेस के नीचे उसकी इमेज बनेगी। मतलब यहाँ से ये अगर 120 है तो इसकी इमेज भी यहाँ से 120 पे बनी होगी। बात खत्म, यही था कहानी। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, है ना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।